तक पढ़े थे? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया था, लिख लिए थे उसके बारे में? हम्म। क्या लिखे थे? डुडेनियम, इलियम, जेजुनम। सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? इलियम। सबसे छोटा? हम्म। अभी क्या पढ़ना है फिर? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? 6.8 मीटर। स्टमक का सबसे लास्ट पार्ट क्या होता है? स्टमक का सबसे लास्ट पार्ट जहाँ किससे जुड़ा रहता है? हाँ, तो किससे जुड़ा रहता है? ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कैविटी। ह्यूमन बॉडी का सबसे नैरोएस्ट कैविटी कौन होता है? पाइलोरिक होता है। दूसरा पार्ट क्या था? मिडिल पार्ट स्टमक का। स्टमक का मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक कि फुंडिक? फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक। और ईसोफेगस से जुड़ा रहता है उसको कार्डियक। ठीक है, चलिए याद हो गया। पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होगा? हाँ, जेजुनम में। जेजुनम में। और काइम काइल में कहाँ पर बदलेगा? काइम का ट्रांसफॉर्मेशन काइल में। हाँ, ड्यूडेनम में। और फाइनल डाइजेशन? हम्म। इलियम में क्या होगा? फाइनल डाइजेशन होगा। इलियम क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ना? ठीक है। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ लिख लीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखिएगा इसकी लंबाई 1.5 मीटर। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न भाग हैं। पहला, सीकम। लिखिएगा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ते हैं। इसका एक किनारा बंद होता है जिसे अपेंडिक्स ब्रैकेट में लिखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। सीकम के बाद दूसरा पॉइंट कोलन। यह लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग है। यहाँ उत्सर्जी पदार्थ से जल का
अवशोषण होता है। तीसरा लिखिएगा रेक्टम, यहाँ उत्सर्जी पदार्थ अस्थायी रूप से संचित होता है। एनस, यह नाइट्रोजीनस वेस्ट के निष्कासन का केंद्र है। एस आई होगा, एल आई लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सक्रीटरी वेस्ट, लिख लिए? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। हो गया? लिख लिए? तो टोटल लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। अगर डायग्राम से समझे तो ये हो गया हम लोगों का ग्रास नली। ग्रास नली खुला किसमें? अमाशय में। अमाशय छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में क्या होगा? छोटी आंत में है माइक्रोविलाई। ये क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपन हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह लार्ज इंटेस्टाइन में यहां से ओपन होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जहां पर ज्वाइंट हो रहा है, इस ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। सब ज्वाइंट का अपना अपना नाम है। जैसे यहाँ वाला ज्वाइंट क्या कहलाया था, याद है? इसको हम लोग क्या कहते थे? कार्डियक। क्या कहते थे? कार्डियक। इस ज्वाइंट को क्या कहते थे? पाइलोरिक। और इस ज्वाइंट को क्या कहेंगे? सीकम, ठीक है। तो जो सीकम है उसका एक किनारा देख रहे हो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्लोज्ड है, बंद है, इसे क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। तो क्वेश्चन पूछता है कि अपेंडिक्स पाचन तंत्र में किस अंग का भाग है? तो बड़ी आंत का। किसका भाग है? बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। और पार्टिकुलर अगर बड़ी आंत ना दे करके सीकम लिख दिया तो सीकम को टिक कर देंगे, ठीक है। किसका भाग है? सीकम का। अब कई बार क्या होता है, ये अपेंडिक्स याद रखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब अपशिष्ट अंग। इसका हम लोगों के शरीर में कोई काम नहीं है, ठीक है।
कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन कई जब नया वाला जो रिसर्च बहुत सारा आया है लेकिन ऑथेंटिक नहीं हुआ है, नया वाला जो रिसर्च आया है उसमें दे रहा है। क्या काम था कुछ हमने, लेकिन कई सारे स्पेसीज ह्यूमन का देखो, क्रो मैग्नन एप देखो, निएंडरथल देखो, रामापेंथिकस देखो, किसी में इसका काम नहीं रहा है, बड़ा नहीं होता, बता रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गेन है जिसका कोई काम नहीं है। लेकिन अभी कुछ रिसर्च आ रहा है, कुछ नेशनल जर्नल में छप रहा है कि अपेंडिक्स बॉडी के इम्यून को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, जिसका रिलेशन इम्यून के साथ दिखाया जा रहा है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गेन है। समझ गए। अब क्या होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया तो एक्सक्रीटरी वेस्ट को कहाँ भेजेगा, यह बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा। अब कई बार वो एक्सक्रीटरी वेस्ट आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, फंस जाता है। आगे क्या हो गया, फंस गया, इधर जाना था लेकिन कुछ पार्टिकल आकर के यहाँ फंस गया। अब तो ये क्लोज्ड है, बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। तो ये अपेंडिक्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट धीरे धीरे जमा होते गया होते गया होते गया, और अपेंडिक्स को क्या कर देता है, फाड़ देता है। अपेंडिक्स जब फटता है तो इसके अंदर का जो भी टॉक्सिन है वो पूरे के पूरे आहार नाल के भीतर फैल जाता है, तब विकेट गिर जाता है। समझ में आया। हाँ, इसीलिए कई बार एब्डोमेन का सर्जरी होता है, एब्डोमेन का कोई भी ऑपरेशन होता है तो अपेंडिक्स को डॉक्टर बिना पूछे काट करके हटा देगा, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, तो रखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो ये परेशानी का ही कारण है, बाद बाकी इसका कोई रोल है नहीं। तो ये जो सीकम है, इस सीकम के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ये हिस्सा सीकम के बाद क्या कहलाता है, कोलोन। क्या कहलाता है, कोलोन। यहाँ तक क्या है, कोलोन। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है कोलोन, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। तो इतना दूर में जैसे ही घूमेगा उत्सर्जी पदार्थ, तो उस उत्सर्जी पदार्थ के अंदर जितना पानी होगा, जितना जल होगा, उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। पानी का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। अगर एक लाइन में आपसे हम पूछे कि बड़ी आंत का क्या काम है, तो क्या कहोगे, उत्सर्जी पदार्थ से जल का अवशोषण। एक लाइन में अगर पूछा जाए तो इसका एक ही काम है, उत्सर्जी पदार्थ से जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सक्रीटरी वेस्ट। समझ में आया, क्या काम है एक लाइन में, उत्सर्जी पदार्थ से जल का अवशोषण। पाचन में बड़ी आंत का कोई रोल नहीं है, ठीक है, पाचन में कोई रोल नहीं है, केवल यह उत्सर्जी पदार्थों से जल का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कोलन क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पर आकर के अस्थायी रूप से जमा होगा, इसे बोला जाता है रेक्टम, ठीक है, रेक्टम में जमा होगा और एनल कैविटी के द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। समझ गया, यही है बड़ी आंत का काम। पूरा पाचन तंत्र खत्म, हेडिंग बनाएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव, कोई बात नहीं, फिगर का जरूरत क्या है, थ्योरी लिख लिया है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। तो बताएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने कितने ग्लैंड का नाम लिखा था, 5। पहला क्या लिखे थे, लार ग्रंथि, दूसरा क्या लिखे थे, जठर ग्रंथि, तीसरा क्या लिखे थे, यकृत, चौथा पैनक्रियाज, पांचवा आंत्र ग्रंथि, यही ना 5 लिखे थे। तो इसमें 2 ग्लैंड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथि और जठर ग्रंथि पढ़ चुके हैं। तो मतलब सीधा कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, तीसरे नंबर से। कहां से पढ़ेंगे, तीसरे नंबर से, थर्ड से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुका है। लार ग्रंथि में मैंने आपको लिखवाया था पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, 3 का नाम लिखवाए थे ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। और गैस्ट्रिक में मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में लिखाया था कि गैस्ट्रिक जूस निकालता है, एचसीएल, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। समझ गए। अब बताना, जितना सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, पिछले दिनों हमने आपको बताया था, इंडोक्राइन होगा कि एक्सोक्राइन, बोलो, एक्सोक्राइन। क्या होगा, एक्सोक्राइन। जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है सबका सब एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब बहिर्स्रावी या बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी। जो भी ग्रंथि इंजाइम निकालता है वह क्या कहलाता है, बाह्य स्रावी। और जो भी हार्मोन निकालता है वो क्या कहलाता है, अंतः स्रावी। तो पाचन ग्रंथियां चूंकि इंजाइम निकालती हैं इसलिए वे सभी क्या होंगी, बाह्य स्रावी, एक्सोक्राइन। दूसरी एक विशेषता याद रखोगे, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, सारा का सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड होता है। डक्टेड का मीनिंग होता है नलिका युक्त। डक्टेड का मीनिंग क्या होगा, नलिका युक्त। ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड, ओके, एंड ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, ठीक है, नलिका युक्त। और जो भी
ट्यूब ट्यूब। इंडोक्राइन अगर पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? डक्टलेस, नलिका विहीन। याद रहेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड, इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस। अब ये होता क्यों है वो समझ लो खूब अच्छे से। अब जैसे एक इंडोक्राइन ग्लैंड का अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल किसको ले सकते हैं? प्यूटिटरी ग्लैंड, नाम सुने हैं आप इसका? प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया। अब प्यूटिटरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये हम लोगों के शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी क्या है सबसे छोटी ग्रंथि? कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क के स्फेनॉइड रीजन में। यहाँ पर मस्तिष्क का बीच वाला भाग स्फेनॉइड कहलाता है, यहीं पर पाया जाता है। वजन इसका होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये प्यूटिटरी ग्लैंड डक्टलेस है कि डक्टेड है तो क्या बोलोगे? डक्टलेस है। ये क्या बनाएगा? हार्मोन। क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। तो याद रखोगे हार्मोन जो होता है ना, ये हार्मोन, मान लो ये प्यूटिटरी ग्लैंड है 0.6 ग्राम का, अब ये कुछ हार्मोन बनाया, तो इस हार्मोन को काम करने के लिए किसमें जाकर के मिलना पड़ेगा? ब्लड में। किसमें मिलेगा? ब्लड में। अगर यहाँ पर कोई डक्ट लग जाए, कोई ट्यूब लग जाए तो उस ट्यूब में बहने लगेगा, ब्लड में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हार्मोन निकालने वाली जो भी ग्रंथियां हैं उसमें कोई डक्ट, कोई नलिका, कोई ट्यूब नहीं होता। तो नहीं होता है तो वो सीधा क्या काम करेंगे? बॉडी को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करेंगे। क्लियर है? अब कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, अगर मान लो हम लोगों के चिक्स में कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड। पैरोटिड है ना? तो पैरोटिड है, तो पैरोटिड ग्लैंड मान लो ये है, लंबी होती है थोड़ी सी। ठीक है, मान लो ये क्या है? चिक्स के भीतर पैरोटिड ग्लैंड है। ये क्या बनाएगा? इंजाइम। कौन सा इंजाइम बनाएगा? टाइलिन। क्या बनाएगा? टाइलिन। अब टाइलिन जो यह बनाएगा वो टाइलिन एक डक्ट से बाहर निकलेगा, एक ट्यूब से बाहर निकलेगा। ट्यूब से बाहर निकल करके जा करके कहाँ तक पहुंचेगा? अपने टारगेट ऑर्गन तक, जहां पर इसको पहुंचना है उस अंग तक पहुंच जाएगा। ये डक्ट कहाँ तक जाएगा? उसके टारगेटेड ऑर्गन तक जाएगा। इंजाइम यदि रक्त में मिल जाएंगे तो इंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे, वो डाइजेशन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो याद रखोगे इंजाइम को कभी भी ब्लड में मिलना नहीं है। पिछले दिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन जो होता है, यदि यह प्रोटीन हम लोग ब्लड में ले लें तो हम लोग जीवित रहेंगे कि मर जाएंगे? प्रोटीन खाते हो तो जीवित रहते हो। जैसे बताया था हमने, सांप का जहर पियो तो बच जाओगे, शरीर मजबूत बनेगा। और सांप लेता है तो क्या होता है? मर जाता है इंसान। सांप का जहर क्या होता है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? वेनम प्रोटीन बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन बोलते हैं? वेनम प्रोटीन। तो प्रोटीन को कभी भी ब्लड में नहीं मिलाया जाता है। प्रोटीन को हम लोग भोजन में लेते हैं और वो हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होता है। बात आई समझ में? नहीं समझ में आया? बुद्धि स्लो है? बुद्धि स्लो नहीं ना है? हाँ। तो प्रोटीन जो है उसको ब्लड में नहीं मिलाना है। तो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने सारे इंजाइम होते हैं सभी क्या है? प्रोटीन। तो अगर ये प्रोटीन टाइलिन ब्लड में मिल जाए तो शरीर के लिए फायदा करेगा कि मार देगा? मार देगा। इसीलिए इसमें क्या है? डक्ट लगा हुआ है। अब ये प्रोटीन पी के चेक करोगे इसी में, तो ये टारगेटेड ऑर्गन से बहेगा और उसके बाद वहां पर पहुंचेगा जहां पर इसको पाचन करना है। क्लियर है? ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड, इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस। इतना याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें पहला लिखिएगा, तीसरा, पहला नहीं तीसरा, लीवर। पहला दूसरा लिखा चुके हैं ना, तो तीसरा ही ना लिखाएंगे? पहला दूसरा तो हो चुका है, सैलिवरी और गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा लिखिए सीधा, लीवर। लीवर में लिखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार 1.5 केजी होता है। जिसका भार 1.5 केजी होता है। दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ा, लंबा नहीं। हाँ, अगर लंबा पूछेगा तो क्या बोलोगे? इंटेस्टाइन ग्लैंड थोड़ी है। सबसे लंबा ग्लैंड पूछेगा तो थायराइड। सबसे लंबा ग्लैंड थायराइड, और सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर। ठीक है,
तो यह क्या है, क्या लिखे? हाँ, इसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg। अगला पॉइंट लिखेगा, यह पित्त रस बाइल जूस, यह पित्त रस स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है, जो जो काइम, CHYME, काइम, जो काइम को काइल, CHYLE, काइल, CHYLE, काइल में बदलता है। काइम और काइल में अंतर मालूम ही है, ठीक है? बदलता है। कहां पर ये काम होगा? ड्यूडेनम में, ठीक है? तो काइम को किस में बदलेगा? काइल में। काइल क्या होता है? एसिडिक की बेसिक? बेसिक। और काइम एसिडिक। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। अब देखो, प्रोटीन का जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो प्रोटीन से 3 तरीके का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन से कि प्रोटीन हम लोगों के शरीर में कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाता है। सेल ऑर्गेनल का नाम पूछेगा तो बोलिएगा राइबोसोम। कौन बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को। तो सेल ऑर्गेनल पूछा तो क्या बोलोगे? राइबोसोम। ऑर्गेन अगर डिस्कस कर दिया, अब सीधे सीधे कंफ्यूज करता है। अभी पिछला बार पूछा था कौन सा भाग शरीर के को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम भी दिया था, कान भी दे दिया था। तो अगर अंग पूछ देगा तो लीवर, और कोशिकांग पूछ देगा तो राइबोसोम, राइबोसोम, हाँ, राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, और ये क्या है? ऑर्गेन है। क्लियर? और अगर प्रोटीन का डाइजेशन पूछेगा और मिल्क प्रोटीन अगर कह दिया, तो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा? मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? आमाशय में क्या करेगा? पेप्सिन। कौन करेगा? पेप्सिन। और बच्चों में कौन करेगा? रेनिन, ठीक है? और चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा, अब मिल्क प्रोटीन हटा दो, मिल्क प्रोटीन हटा दिया, पूछा कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा? मिल्क प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन। ये अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए नहीं बता पाओगे। ट्रिप्सिन कौन करता है? ट्रिप्सिन पैनक्रियाज सेक्रेट करता है, वो लिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। इतना याद हो गया? पूछेगा कि प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, बीमारी? क्वासिकर। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? क्वासिक्योर और मरासमस। दो बीमारी प्रोटीन की कमी से। तो यही क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखे थे अभी? अगला पॉइंट लिखिएगा, शिशुओं में ना, लिखिएगा भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था इम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, तथा यही उसका अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है और यही उसका अपघटन होता है। हाँ, फीटस के बारे में। फीटस जिस समय जब तक यूटेरस में है तब तक उसको क्या बोलेंगे? इम्ब्रियो। तो जब तक इम्ब्रियो है, जैसे आरबीसी हम लोगों के बॉडी में कहां पर बनता है? बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। अब जो इम्ब्रियो है, वो इम्ब्रियो जन्म लिया तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300 हड्डी है ना। बोन मैरो किसे कहते हैं? हड्डियों के बीच का खोखला स्थान। सबसे प्रमुख बोन मैरो हम लोगों का फीमर है, थाइस बोन। थाइस बोन क्या है? सबसे प्रमुख फीमर। फीमर जो है इसके अंदर सबसे अच्छा बोन मैरो है। दूसरा बोन मैरो स्टर्नम में है। रिब केज की जो बीच की हड्डी उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो स्टर्नम में है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आरबीसी। लेकिन जो शिशु हैं, इम्ब्रियो है, शिशु नहीं इम्ब्रियो है, तो जो इम्ब्रियो है उसमें 300 से अधिक हड्डियां हैं। अब ये हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो वो बड़ा होगा, तो लगभग 5 साल के बाद उसमें 226 हड्डी हो जाएगा। 300 घट के कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा।
तो 206 मतलब बहुत सारा हड्डी आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। समझ आया। तो भ्रूणावस्था के समय शिशु के भीतर में बोन मैरो नहीं रहता है। जब बोन मैरो नहीं है तो आरबीसी तो बनना ही है, तो कौन बनाता है आरबीसी, लीवर। और वहीं पर इसका डिकम्पोजिशन, आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन। हम लोगों में कहाँ पर ये मरता है, स्प्लीन में, प्लीहा में। और शिशु में कहाँ पर मरेगा, लीवर में ही बनेगा, लीवर में ही खत्म होगा। ठीक है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणावस्था में, याद रहेगा। चलिए, हो गया लीवर का कहानी खत्म। अगला हेडिंग बनाइएगा, अग्नाशय, पैनक्रियाज। कल बताया तो था हमने। अच्छा, काइम जो होता है ना, भोजन का अम्लीय रूप है। अमाशय में जब भोजन आता है तो HCl से मिलके वो काइम में बदल जाता है। और फिर वही भोजन अमाशय से जब छोटी आंत में जाता है तो लीवर का बाइल जूस जब उसमें मिलेगा तो वो काइल में बदल जाता है। और काइल क्षारीय होता है। समझ गए। चलिए, अग्नाशय हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे मिश्रित, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हो गया। इसका आधा भाग, इसका आधा भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इसका आधा भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहां र होगा, आइलेट। आइलैंड को ही आइलेट भी बोलते हैं। इसका आधा भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, कहलाता है। हाँ, क्या हो गया, कहाँ गलत है, लैंगर। हाँ, अरे द्वीपिकाएं जो होगा लिख लो। ठीक है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाता है, जो, जो, कंटिन्यू करो, जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अगला पॉइंट, इस द्वीपिकाओं में, इस द्वीपिकाओं में, इस द्वीपिकाओं में 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं होती हैं। पहला, पहला लिखिएगा अल्फा कोशिका, अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, डैश देकर के लिखेंगे, यह ग्लूकागॉन हार्मोन, यह ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, GLUCAGON, यह ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। यह ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, नियंत्रित करता है। दूसरा बीटा सेल, पहला अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका। बीटा सेल, इसमें लिखिएगा, यह ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। कैसे काम चलेगा, इतना धीरे धीरे स्लो आप लोग समझिएगा तो। बीटा सेल, ये वाला ऑन है।
उसे भी ऑन कर दो, क्या दिक्कत है, वहां स्विच है, ऑन कर दो। बीटा सेल, बीटा कोशिका, इसमें लिखिएगा यह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। यह इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है जो जो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन, क्वेश्चन पूछे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? डायबिटीज, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? जिसको डायबिटीज हो जाता है। एक मिनट रुको, अरे एक बताने दो ना पहले, ठीक है। तो जिसको डायबिटीज हो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। इंजेक्शन कहाँ लेना पड़ता है? पेट में। पेट में नहीं, जहाँ पैनक्रियाज होता है वहां, ठीक है, पैनक्रियाज के ऊपर लेता है ताकि डायरेक्ट पैनक्रियाज को इंसुलिन मिले। पैनक्रियाज का सारा इंसुलिन खर्च हो जाता है, बेकार हो जाता है। डायबिटीज कैसे होता है? मीठा खाने से। क्यों सिक्रेट नहीं होगा इंसुलिन? कैसे खराब होता है? तो मैंने बीटा सेल क्यों इंसुलिन सिक्रेट नहीं? हाँ सही बात है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ब्रेन का जब पीनियल ग्लैंड परेशान होता है ना, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जब वो परेशान होता है, मास्टर ग्लैंड ऐसे प्यूटिटरी है, लेकिन मेन बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? पीनियल। उसको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहते हैं। जब पीनियल ग्लैंड परेशान होगा, पीनियल ग्लैंड परेशान कब होगा? जब स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, एंजाइटी होगा। बाल झड़ने का सबसे मुख्य कारण तनाव, ठीक है। लड़कों का बाल झड़ता है, लड़के तनाव लेते हैं, लड़कियां तनाव रहित होती हैं। ये कौन बोला आपको? नहीं। अब मतलब जिसका बाल, बहुत सारे लड़के जिनका बाल नहीं झड़ता तो उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है। हाँ, वो तनाव लेवे नहीं करती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस के कारण ही क्या होता है? बाल टूटता है, ठीक है, बाल कमजोर बनता है। समझ में आया? स्ट्रेस ज्यादा लेने से पैनक्रियाज का एक्टिविटी, जितना स्ट्रेस लोगे बॉडी के सारे ग्लैंड निष्क्रिय होने लगेंगे। सारे ग्लैंड, नॉट ओनली पैनक्रियाज, सारे ग्लैंड क्या होंगे? निष्क्रिय होंगे, और सब हार्मोन बनाएगा ही नहीं। अब पैनक्रियाज मना कर दिया कि जा हम बनेबे नहीं करेंगे इंसुलिन। अब नहीं बना रहे हो, थोड़ा भी चीनी खाओ, चीनी छोड़ो ना, चीनी नहीं खा रहे हो, आलू खा लो, जिसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट है खा लो, चावल ही खा लो, देखो परेशान कर देगा। ठीक है, तो जहां जहां कार्ब्स है वो सब मेंटेन कौन करके रखा है? इंसुलिन। तो डायबिटीज होने का मुख्य कारण स्ट्रेस, तनाव, न कि चीनी खाना। चीनी की, अभी हम लोग कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाय में एक्स्ट्रा 5 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं, मतलब चाय पीने के बाद ओठ चिपक जाता है, इतना मीठा चाय पीते हैं। किसी को डायबिटीज नहीं है, 80-80 साल के बूढ़ा सब है, किसी को डायबिटीज नहीं है। और यहाँ पर यंगस्टर एज में 22 साल, 24 साल, 25 साल में लोगों को डायबिटीज हो रहा है। कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 25-30 के, उनको डायबिटीज है। कारण स्ट्रेस, तनाव। दो कारण हो सकता है, एक तो जेनेटिकली भी ये डायबिटीज आता है, ठीक है, और दूसरा कारण जेनेटिक अगर नहीं है तो स्ट्रेस के कारण बना है। विटामिन सी और विटामिन ई ज्यादा कंज्यूम करना, और विटामिन सी, विटामिन ई का कैप्सूल आता है, ठीक है, इवियन करके आता है, ग्रीन कलर का। उसको क्या करो, खा भी सकते हो, ठीक है, खा भी सकते हो, या फिर उसका सीरम निकाल के बाल में यूज करिए, या फिर खा लीजिए ना, सबसे अच्छा है। कौन अब फोड़ा फोड़ करेगा? सीधे क्या करो, लो कैप्सूल खा लो, धीरे धीरे रुक जाएगा। और तनाव बिल्कुल, उतना तनाव से थोड़ी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, स्टेटस लगाए थे देखवे नहीं किया, या देखवे नहीं किए, तनाव हो गया। फोटो डाले थे, लाइक नहीं आया, क्या कमेंट नहीं आया, तो कई तरह का तनाव होता है। समझ में आया? तो उस तरह का तनाव झेलना, वैसा तनाव नहीं लेना है, ठीक है, ओवर थिंकिंग वाला। आपने पूछा क्या? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। तो देखो ग्लूकागॉन क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का माइक्रोविलाई जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? ब्लड में। तो ब्लड में उसको कंट्रोल कर रहा है बस ग्लूकागॉन, ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है। और वो डायरेक्ट स्टार्च को कंट्रोल, सुक्रोज को कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन बढ़ने नहीं दे रहा है। हाँ,
अल्फा सेल ग्लूकोज को मेंटेन करके रखा है। जो ग्लूकोज कैसे ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज जो है, हाँ ऐसे समझो ना, जैसे ग्लूकोज है और सुक्रोज है, दोनों एक ही है क्या? अलग अलग है। तो इंसुलिन किसको कंट्रोल कर रहा है? और ग्लूकागॉन किसको कंट्रोल कर रहा है? ग्लूकोज को। फ्रुक्टोज अलग है, वो फ्रूट का शुगर है। सब कार्बोहाइड्रेट का, इसको मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, फ्रुक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है जो फलों में पाया जाता है। चलो समझ गए ग्लूकागॉन। और तीसरा लिखिएगा अल्फा बीटा गामा सेल। हाँ? सबसे मीठा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज से मीठा सुक्रोज, सबसे मीठा, और सबसे मीठा चीनी। सबसे मीठा किसको बोलते हैं? सैकरीन को। किसको बोलते हैं? सैकरीन, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट सैकरीन। इसको बड़ा अनुभव है। उसका यूज किया जाता है, जैसे जो शुगर फ्री होता है, डायबिटीज वाले को चाय में क्या डाला जाता है? शुगर फ्री। शुगर फ्री डाला जाता है, एकदम एक छींट की डालो मीठा हो जाता है, और मीठा नुकसान भी नहीं करेगा। तो सैकरीन शुगर से कई हजार गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो सबसे मीठा सैकरीन। और सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट में अगर पूछा जाए नॉर्मल, तो फ्रुक्टोज। बहुत कम, शुगर फ्री में वही यूज होता है। शुगर फ्री जो पीला वाला डब्बा छोड़ के आता है ना, उसमें वही यूज होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, ये आगे लिखाएंगे, जैविक घड़ी कहते हैं। चलो ग्लूकागोन हो गया। तीसरा कौन सा सेल? गामा सेल। गामा में लिखिएगा यह सोमैटोएस्टेरिन। हाँ गामा सेल, यह सोमैटोएस्टेरिन स्रावित करता है, स्रावित करता है, जो अल्फा और बीटा सेल को क्रियाशील बनाता है, जो अल्फा और बीटा सेल को क्रियाशील बनाता है। अल्फा और बीटा सेल को एक्टिव रखने में कौन सा हार्मोन यूज होगा? सोमैटोएस्टेरिन। और अल्फा और बीटा कोशिका को सक्रिय बनाता है, एक्टिव। है किसका? सोमैटोएस्टेरिन। हिंदी नाम क्या होगा? जैसे इंसुलिन, जैसे ग्लूकागॉन, सोमैटोएस्टेरिन। हार्मोन का हिंदी इंग्लिश नाम नहीं है, सब एक ही है। चलो हो गया। पैनक्रियाज अभी कैसा काम कर रहा है? इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। अब करेगा एक्सोक्राइन। अगला पॉइंट लिखिएगा, पैनक्रियाज का आधा भाग, हाँ इसी का अगला पॉइंट, पैनक्रियाज का आधा भाग अग्नाशयी रस स्रावित करता है। अग्नाशयी रस, पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसके निम्न घटक हैं, जिसके निम्न घटक हैं। पहला, पहला ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस इन सबको मिला करके बनेगा। पहला ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन में डैश देकर के लिखिएगा यह प्रोटीन का पाचन करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा लिखिएगा एमाइलेज, एमाइलेज, सेलिब्री एमाइलेज नहीं है, एमाइलेज है ये। एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक सिलाइवा में स्टार्च रह गया, वहां डाइजेस्ट हो गया, और बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है उसका डाइजेशन। यह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। जैसे स्टार्च जो है ना, उसको हम लोग किस कार्बोहाइड्रेट में रखते हैं? पॉलीसेक्राइड में रखते हैं। स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बहु शर्करा है। तीसरा लिखिएगा लाइपेज, थर्ड लिखेंगे लाइपेज।
ये सब पढ़ाएंगे आगे। 3 प्रकार होता है, 2 नहीं 3। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड या ऑलिगोसेक्राइड, और तीसरा पॉलीसेक्राइड। एकल शर्करा, द्विशर्करा, बहुशर्करा, ये आगे का टॉपिक है, मिलेगा। चलिए लाइपेज हो गया। लाइपेज में लिखेंगे यह वसा का पायसीकरण करता है। बोर्ड पर लिखा नहीं है, यह वसा का पायसीकरण, हाँ वसा का पायसीकरण करता है। लिपिड को ही फैट बोलते हैं, वसा पायसीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं, लिख लो। नहीं, वसा का पाचन नहीं होता, पायसीकरण समझा रहे हैं, लिखो ना पहले। यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है। चौथा लिखिएगा न्यूक्लिएज, चौथा लिखेंगे न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज, इसमें लिखिएगा यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, यह न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। पढ़ करके आया करिए आप लोग, दोनों में है। ठीक है, हो गया। देखो अब यहाँ पर पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक जूस निकलेगा, जिसमें चारों है, ये चारों चीजें हैं। क्या क्या है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेशन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। लाइपेज वसा का इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फैट सिंपलर फॉर्म में बदलना। वसा जो होता है वह ठोस जो होता है, ठोस वसा, उसको जटिल वसा को सरल रूप में बदलना। वसा का पाचन शरीर में नहीं होता है, वसा जो है पचता नहीं है। वसा जो होगा, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है तो बॉडी को एनर्जी देगा। 1 ग्राम फैट ऑक्सीडाइज्ड होता है तो 17 किलो जूल एनर्जी देता है, 17 किलो जूल एनर्जी देता है 1 ग्राम वसा ऑक्सीडाइज्ड होकर के। समझ में आया? और जो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ वो बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में बॉडी में स्टोर होगा। वसा और कोलेस्ट्रॉल, अभी 2 मिनट बोलने दो, बीच में मत टोको। वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों क्या होता है? एक ही होता है, अलग नहीं होता है। वसा बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं, वसा अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर है और सॉलिड है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं? फैट। और वसा अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर है और लिक्विड है तो उसको ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल। 20 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या है? रूम टेम्परेचर। क्या होता है? रूम टेम्परेचर। वसा का मुख्य काम क्या है? जो जो वसा 2 से 3 बार प्रोसेस कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और जिस वसा को एक बार प्रोसेस करते हैं, एक बार गर्म करते हैं, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो हम लोगों के हेल्थ के लिए आवश्यक क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में अधिक जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिलता है, और जब ब्लड में मिलता है तो खून को मोटा कर देता है। और खून क्या होगा? मोटा होगा तो हृदय के में कितने वाल्व हैं? 4। हार्ट में कितने वाल्व है? 4। और चारों वाल्व ब्लड को क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं। तो अगर खून मोटा हो गया तो हार्ट में जो वाल्व है उस वाल्व से ब्लड फ्लो, और जब नहीं होगा फ्लो तो ब्लड कैपिलरीज जो होता है, रक्त केशिका, उस पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हृदय के अंदर की रक्त केशिकाएं फटनी शुरू हो जाएंगी, उसी को हार्ट अटैक बोला जाता है। ठीक है, तो जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल का बीमारी हो गया, उसके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ तो उसको हार्ट अटैक आएगा, कंफर्म है, बढ़ेगा। समझ में आया? हम्म। हाँ, वही तो बता रहे हैं। पैनक्रियाज क्लियर हो गया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक ऑयल को कितना बार खाना चाहिए? केवल एक बार, मैक्सिमम 2 बार यूज करना चाहिए, तिबारा यूज नहीं करना चाहिए। दुकान वकान पर जो खाते हैं उसमें सोचो कितना अधिक बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। ठीक है, एक ही ऑयल को वो कम से कम 2 महीना यूज करता है, 1-2 दिन नहीं, जब तक सूख नहीं जाता। उन लोग का ऑयल देखोगे तेल तो वो लगता है कि जरा हुआ मोबिल है, लगता है कि इंजन से निकला हुआ जरा हुआ मोबिल, एकदम काला रहता है। सोचो कितना अधिक कोलेस्ट्रॉल है। दुनिया का कोई इंजाइम नहीं पचा सकता उसको, दुनिया का कोई इंजाइम नहीं पचा सकता। वो शरीर के भीतर जा रहा है तो कहीं कहीं से इंसान फैलेगा, अदरक के जैसा। ठीक है,
तो उससे बचने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए? बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो सबसे परहेज करना चाहिए। वो पचबे नहीं करेगा, वो जाएगा सीधा मिलेगा ब्लड में, और धीरे धीरे ब्लड में मिलते मिलते खून को इतना अधिक वो मोटा कर देगा कि हार्ट का वाल्व खून को पंप नहीं करेगा। और नहीं किया जिस दिन, उस दिन हार्ट अटैक खत्म। हार्ट अटैक तो फिर भी ठीक है, अभी के टाइम में हार्ट अटैक से अधिक क्या आ रहा है? कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक थोड़ा कम हुआ, और सबसे अधिक क्या देखने को मिलता है? कार्डियक अरेस्ट। दोनों में मेजर डिफरेंसेस है। मेजर डिफरेंसेस क्या है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, पहला क्या बताया? गुड, और दूसरा कौन सा हो गया? बैड। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अधिक ब्लड में जाने से खून को थिक कर रहा है, मोटा कर रहा है, जिसके चलते हार्ट के जो 4 वाल्व हैं, पहला वाल्व को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड, दूसरा क्या कहता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, तीसरा पल्मोनरी वाल्व, और चौथा एरियोटल वाल्व। तो 4 वाल्व हैं। अब चारों वाल्व में ब्लड का फ्लो जो होगा वह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे रुक जाएगा। अब रुकेगा तो कार्डियक अरेस्ट आएगा। पहले हार्ट अटैक आता था, हार्ट अटैक में एक स्टॉक आया, डॉक्टर कुछ दवा देता है, वो ब्लड फिर क्या हो जाता है? क्लॉट टूट जाता है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है। 2 अटैक आया, दूसरे अटैक में भी ब्लड को कंट्रोल कर लेते हैं, तीसरे में भी होता है, तीसरा चौथा में मर जाता है इंसान। लेकिन मौका मिल जाता है 1-2। और कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को आता है तो मैक्सिमम उसको 15 से 20 सेकेंड का समय मिलता है। अब 20 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट मान लो, इससे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट टाइम नहीं देगा, तुरंत क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। सीधे उसका दर्द होगा हार्ट में, हार्ट के ऊपर हाथ रखेगा और सीधे गिर के खत्म। सिम्टम सोचने का मौका मिल रहा है, सीधे हार्ट के ऊपर हाथ रखा, थोड़ा बहुत पसीना हुआ, खत्म। तो अभी क्या आ रहा है? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहा है? कार्डियक अरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ आया? तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कंज्यूम करना होगा, या फिर उसको जितना अधिक आप अवॉइड कर सके उतना ज्यादा सही है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या खाना चाहिए? गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? वो आप ये मान लो आपका स्किन है, त्वचा है, तो आपके स्किन के नीचे कौन सा कोलेस्ट्रॉल बैठेगा? गुड कोलेस्ट्रॉल। स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू होता है? इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। तो स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल आकर के बैठ गया। अब जैसे ही इस गुड कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, जब इस पर गिरेंगी तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, यह गुड कोलेस्ट्रॉल बदल जाएगा विटामिन डी में। किसमें बदल जाएगा? विटामिन डी में। तो अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो विटामिन डी आपको मिलेगा ही नहीं, और विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डी हो जाएगा कमजोर। और हड्डी कमजोर होने से 2 बीमारी होता है, वयस्क व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस और बच्चों में रिकेट्स। तो विटामिन डी जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल नहीं खा, क्यों कहा जाता है कि घी नहीं खाओगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगा? घी नहीं खाओगे तो घी में क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो घी से शरीर मोटा नहीं होता है, अगर घी लिमिट। क्या मतलब? हाँ, एक्टिविटी कैसे नहीं है? दिन भर काम, अब 1 चम्मच ही खाइए, अधिक मत खाइए। अब लीटर से लोटा में लेके पीजिएगा तो हम उसका थोड़ा ठेका लिया हुआ है। हलवा भूज करके खा रहे हैं 2 लोटा घी में, उसका कुछ तो नहीं। 1 चम्मच घी खाइए, बोन स्ट्रांग रहेगा। समझ गए? तो कोलेस्ट्रॉल पर कई बार पूछा जाता है कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन डी नहीं है। हाँ, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं है। कैसे विटामिन डी बन रहा है? सूर्य से यूवी रे निकलने वाला जब कोलेस्ट्रॉल पर गिरता है तो विटामिन डी बनता है। हम लोगों का शरीर 2 प्रकार का विटामिन बनाता है, एक विटामिन डी और दूसरा विटामिन के। 2 गो विटामिन मानव के शरीर में बनता है, कौन कौन सा? डी और के। डी आपके स्किन के नीचे बनता है, और विटामिन के आपके आंत में बनता है, इंटेस्टाइन में। कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? ई कोलाई। कौन बैक्टीरिया बनाता है? ई कोलाई। तो 2 विटामिन मानव शरीर में बनता है, बाकी विटामिन हम लोग भोजन से लेते हैं। तो याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हाँ, क्यों नहीं सही होता है? प्लास्टर वगैरह होने के बाद दर्द कहाँ रहेगा? मतलब हड्डी जुड़ गया उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद हड्डी का कमजोरी है, डॉक्टर से मिलिए, कैल्शियम देगा, कैल्शियम खाते रहिए लाइफ टाइम। हाँ, आंत, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ई कोलाई बैक्टीरिया बनाता है आंत में। इन नीचे क्या?
आंत में, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया बनाएगा? ई कोलाई बनाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो वसा का क्या होता है? पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। और लास्ट क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड का सेक को सेक्रेट करेगा। क्लियर हो गया? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज दोनों काम किया, इंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। लास्ट लिखिएगा पांचवा ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पांचवा लिखिएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि। इसमें लिखिएगा यह एसआई में विलाई के बीच, यह एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के बीच, विलाई VILLI, विलाई के बीच पाया जाता है, विलाई के बीच पाया जाता है। अगला पॉइंट, यह सक्कस इंटेरिकस, यह सक्कस इंटेरिकस नामक एंजाइम बनाता है। सक्कस इंटेरिकस नामक एंजाइम बनाता है जो भोजन का स्वांगीकरण, जो भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण करता है, जो भोजन का स्वांगीकरण करता है। स्वांगीकरण मतलब समझ में आ रहा है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछा जाए क्या है तो क्या बोलोगे? माइक्रोविलाई। यहाँ पे डायग्राम हम लोग बनाए थे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? माइक्रोविलाई है। तो माइक्रोविलाई के बीच में स्थान बच रहा है ना, यहाँ पर कौन सा ग्लैंड मिलेगा? आंत्र ग्रंथि। कौन सा ग्लैंड? आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये बनाएगा सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस का क्या काम करेगा? भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण सभी लोगों को मालूम होगा, किसको कहते हैं स्वांगीकरण? स्वांगीकरण में क्या बताया था हमने? बोलो जल्दी। पचे हुए भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उससे एनर्जी निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वांगीकरण। जैसे अमीबा में स्वांगीकरण हमने पढ़ाया था, याद है? अमीबा में भोजन कितने चरण में पूरा हो रहा था? 5 चरण में। पहला क्या था? अंतःग्रहण। दूसरा क्या था? तीसरा अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण मतलब ऊर्जा प्राप्त करना। तो ऊर्जा लास्टली कौन प्राप्त कराएगा? सक्कस इंटेरिकस। क्लियर है? जो भी क्या है, सक्कस इंटेरिकस है, इंटेरिकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन के बिना डाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डाइजेशन करोगे, खाना खाओगे, तो डाइजेशन में आपको कोई ऊर्जा मिल नहीं रहा है। डाइजेशन में ऊर्जा क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। आपके शरीर के अंदर जो पहले से ऊर्जा है ना, वो भोजन को पचाने में क्या होता है? खर्च होता है। गाड़ी के टंकी में तेल भरना मतलब शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज भरना, बात बराबर है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो गाड़ी के टंकी में आप पेट्रोल भरा लिए हैं और आप इंजन चालू नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी चला करके ले जाइए कि ढकेल के? ढकेल के ले जाना होगा। पेट्रोल तो है लेकिन ढकेल के ले जाना। तो आपने अपने कोशिकाओं के सेल में ग्लूकोज को भर दिया, और जब रेस्पिरेशन नहीं करोगे तो वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होगा, जलेगा। इंजन चालू करोगे तब फ्यूल जलेगा, तब गाड़ी चलेगी। तो आपने सेल में ग्लूकोज को भर लिया, अब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपके सेल में क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को जला देगा जो गया है सेल में माइक्रोविलाई द्वारा। तब आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो रेस्पिरेशन द्वारा हम लोगों को एनर्जी मिलता है, डाइजेशन में एनर्जी खर्च होता है। क्लियर हो गया? तो रेस्पिरेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? लिखिएगा, यह एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है
जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा प्रोडक्ट के रूप में एटीपी, CO2 और जल प्राप्त होता है। धैर्य नाम का कोई चीज है नहीं है इस सब में। अभी शुरू ही किया, यही बता दी इसको कितना एटीपी हो गया। तो रेस्पिरेशन में क्या लिखा है हमने? रेस्पिरेशन कैसी एक्टिविटी है? केटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, हम लोगों के शरीर में जो भी एक्टिविटी होता है उन सारे एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। पाचन क्या है? मेटाबॉलिज्म। श्वसन क्या है? मेटाबॉलिज्म। केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन हो रहा है सबको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और एक होता है केटाबॉलिज्म। समझ आया क्या? अब जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में। एक को कहते हैं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्माशोषी। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक, जिसको बोलते हैं ऊष्मा थर्मिक, ऊष्माक्षेपी। समझ में आया? अब इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहोगे बताओ? इंडोथर्मिक वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसको करवाने में एनर्जी क्या होता है? लगता है। और एक्सोथर्मिक वह है जिसके होने के बाद एनर्जी क्या होता है? मिलता है। ठीक है, इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना, इस इंडोथर्मिक रिएक्शन में पदार्थ क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। और एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन होता है उसमें पदार्थ क्या होता है? टूटता है। समझ आया? बाय केमिस्ट्री में जिसको इंडोथर्मिक कहते हैं, बायोलॉजी में उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। केमिस्ट्री में जिसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, बायोलॉजी में उसे केटाबॉलिज्म कहते हैं। अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में मैंने क्या लिखा? केटाबॉलिक एक्टिविटी। तो केटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? इसमें जुड़ेगा कि टूटेगा? हाँ, पदार्थ क्या होगा? टूटता है। क्या टूटता है? अगर इस रेस्पिरेशन के समीकरण को हम लिखें, इस रेस्पिरेशन के इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो इक्वेशन के रूप में क्या लिखोगे इसका? रेस्पिरेशन का अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या मिलेगा? कौन सा गैस निकलेगा? CO2 प्लस H2O। बात आई समझ में? तो यहां पर देख रहे हो ग्लूकोज क्या हो रहा है? बन रहा है कि टूट रहा है? टूट रहा है। और टूट के कितने भागों में बट रहा है? एनर्जी भी दे रहा है। तो रेस्पिरेशन को हम लोग कैसा इक्वेशन कहेंगे? केटाबॉलिक। कैसा कहेंगे? केटाबॉलिक। अरे उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वो अलग है। स्कूल में गलत थोड़े पढ़े थे, सही पढ़े थे, बस दिमाग में इधर उधर बैठ गया है वो। ठीक है, उसको अरेंज कर लेना है। अब पढ़ाना है स्कूल में वही। लिख लिए? एटीपी पहले रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज टूट के। फिर वो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी टूटता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तब श्वसन पूरा होता है। दोनों एटीपी एडीपी में बदलता है, एटीपी एडीपी में बदलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है।
समझ गए? तो रेस्पिरेशन को कैसा एक्टिविटी बोलोगे? केटाबॉलिक। इसमें क्या होता है, शरीर की कोशिका में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होकर के क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? एटीपी, CO2, H2O। तो H2O से क्या करोगे? शरीर का तापमान नियंत्रित करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दोगे, और एटीपी आपके शरीर का कोशिकीय ईंधन है, सेलुलर फ्यूल। इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। किसको बोलते हैं? एटीपी को। समझ गए? आगे बढ़े, अगला पॉइंट लिखना। श्वसन के दो प्रकार हैं। श्वसन के दो प्रकार हैं। श्वसन के दो प्रकार हैं। पहला वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला लिखिएगा वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। लिखिएगा इसमें ग्लूकोज का विखंडन, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह उच्च वर्गीय जीवों में, उच्च वर्गीय जीवों में होता है। हो गया? इसका इक्वेशन लिख लेना। इक्वेशन में लिखिएगा C6H12O6 हो गया, प्लस 6O2, नहीं बोलेंगे, हो गया, C6H12O6 प्लस 6O2, रिएक्शन का साइन दो, एरो। कहाँ लिख दे बोर्ड पर? सब लोग साइंस स्टूडेंट नहीं है तो कैसे पास करेगा साहब? +2 कैसे पास करेगा? ये बेसिक, ये सबसे बेसिक चीज हम पढ़ा रहे हैं अभी। इससे आसान साइंस का कुछ है बताओ? अगर हम अभी मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे डील करोगे आप लोग? अब वहां आएंगे तो कहीं ये बयान बदल दीजिएगा आप लोग तब, कि बायोलॉजी तो पढ़ लिए सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत है। हाँ? अच्छा मान लो ये इक्वेशन एक बार बोल रहे हैं आप नहीं लिख रहे हो, केमिस्ट्री में तो हर जगह यही लिखेंगे। इसीलिए घर पर पढ़ने का जरूरत है। घर पर क्या करना है? हेलो बीजी, घर पर पढ़ के आना था ना, आप घर से पढ़ के नहीं आए हैं। नहीं तो वो अवायवीय श्वसन को, अब अवायवीय श्वसन ही एग्जाम में मान लो इक्वेशन लिख दिया, और इक्वेशन लिख करके पूछा कि बताइए वायवीय है कि अवायवीय है, तब C6H12O6 प्लस 6O2 हो गया, रिएक्शन का साइन दो, हो गया। लिखना 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। फिर से बोले, C6H12O6 प्लस 6H2O, रिएक्शन का साइन 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। इसको क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय,
एन, इसका एग्जाम्पल लिखे हो। वायवीय श्वसन किन जीवों में होता है? पादप में और जंतु में वायवीय होगा, ठीक है, पौधे और जंतु में। अवायवीय में लिखना, इसमें ग्लूकोज का विखंडन, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट, यह तब होता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हो, या कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हो, या तो ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या फिर सेल में क्या एब्सेंट हो, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस श्वसन में किण्वन, किण्वन फर्मेंटेशन होता है। इसका इक्वेशन लिखो, C6H12O6, एरो का साइन दो, ऑक्सीजन तो नहीं है ना, हाँ तो एरो का साइन दो, 2C2H5OH, 2C2H5OH, इसको इथेनॉल कहते हैं, ठीक है, हाँ 2C2H5OH लिख दिए हैं, वही तो, वह लिख दिए तो हैं, हाँ ठीक है, प्लस एटीपी, एटीपी कितना हो जाएगा, मात्र 2 होगा, प्लस 2CO2, हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एग्जाम्पल में लिखिएगा ईस्ट, कॉमा मिथेनोजेन जीवाणु, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, मिथेनोजेन जीवाणु, ईस्ट मिथेनोजेन जीवाणु इत्यादि, ठीक है, इथेनॉल, हो गया, समझ गए। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, या फिर कोशिका पूछ देगा, मान लो कि आपका आरबीसी क्या करता है, वायवीय श्वसन की अवायवीय, तो क्या बोलोगे, अवायवीय, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट क्या करेगा, अवायवीय, अपघटक जीवाणु क्या करेगा, अवायवीय, पौधे जंतु सब क्या करेंगे, वायवीय, मशरूम क्या करेगा, अवायवीय, समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। अगला पॉइंट, ये कोशिका के प्रकार थे, अगला पॉइंट लिखिएगा, कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार हैं, ये श्वसन का प्रकार था, रेस्पिरेशन का। अब लिखिएगा कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला लिखिएगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, हो गया। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह कोशिका द्रव्य में होती है, यह कोशिका द्रव्य में होती है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है, कॉमा
इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक ऑक्सीकरण, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, जिससे दो एटीपी प्राप्त होता है। दो एटीपी प्राप्त होता है। हो गया। इसका इक्वेशन लिखिएगा। इक्वेशन C6H12O6, एरो दीजिए रिएक्शन का साइन, 2C3H4O3, 2C3H4O3, ठीक है, प्लस 4H प्लस 4H मतलब हाइड्रोजन 4 निकलेगा, प्लस 2 ATP हो गया। इसको ध्यान से समझना। देखो, इसको क्या बोला जाता है? पाइरुवेट। इसको क्या बोलते हैं? पाइरुवेट। इसको समझाएंगे अभी बढ़िया से, क्या बोलते हैं? पाइरुवेट। अभी समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। वही ना, घबरा दे रहा है सब। दूसरा लिखिएगा क्रेब साइकिल, ये आ जाएगा समझ में, परेशान मत हो। क्रेब साइकिल लिखो, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल इसमें लिखिएगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कुल 38 एटीपी प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया की खोज हेंस क्रेब, हेंस, इस प्रक्रिया की खोज हेंस क्रेब ने किया था। हेंस क्रेब ने किया था। अगला पॉइंट, क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण, क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, तथा कोशिकीय श्वसन का केंद्र, कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहते हैं। कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहते हैं। हो गया? समझ नहीं आया होगा, नहीं आया ना? सभी को आ गया समझ में? देखो बढ़िया से समझो। ये मान लो क्या हो गया आपका सेल। कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बढ़िया से समझ लेना, कॉन्सेप्ट है यहाँ। कोशिका का बाहरी भाग क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में आओगे, ये क्या होगा? कोशिका द्रव्य। सेंटर में आओगे तो केंद्रक हो गया। अब इसी साइटोप्लाज्म में एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रॉड शेप स्ट्रक्चर, छड़नुमा आकृति पाई जाती है इस तरीके की। और ये जो छड़नुमा आकृति है,
बाहर से दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये जो है बाहर से दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसका खोज किया था अल्टमैन। इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। खोज करा था अल्टमैन। ठीक है, इसको पर समझिएगा, छापिएगा, 3 दिन में समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग का माइक्रोविलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके माइक्रोविलाई कहाँ भेजा था? ब्लड में। और ब्लड प्लस ग्लूकोज, ब्लड प्लस ग्लूकोज कहाँ गया था? बॉडी के सेल में। अब बॉडी के सेल में जब ब्लड प्लस ग्लूकोज जा रहा है तो उसकी भेंट सबसे पहले किससे होगी? सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से। अब कोशिका झिल्ली इसको परमिशन देगा तब नहीं अंदर जाएगा। कोशिका झिल्ली कहेगा नहीं जाने देंगे तुमको अपने भीतर, तो चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो कोशिका झिल्ली जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या कई जगह पर इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिखा रहता है। समझ गए? अब ये अर्ध पारगम्य क्यों होता है? क्योंकि यह दो चीजों को मिला करके बनता है। किन दो चीजों को? ये बना हुआ है प्रोटीन प्लस लिपिड से, और इन दोनों के कॉम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं लाइपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन को मिला करके क्या बना है? लाइपोप्रोटीन। और इसी लाइपोप्रोटीन से यह बना हुआ है। समझ में आया? इस कोशिका झिल्ली को अगर आप देखें तो दो मेम्ब्रेन इस तरीके का होता है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके का प्रोटीन और लिपिड भरा हुआ है। तो कई जगह पर कोशिका झिल्ली को हम लोग सैंडविच मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? सैंडविच मॉडल कहते हैं। कोशिका झिल्ली सैंडविच जैसा दिखता है। ये बात बताया था सिंगर और निकोलसन ने। किसने बताया था? सिंगर और निकोलसन। उसने कहा कि कोशिका झिल्ली जो होता है वह सैंडविच की तरह दिखाई देता है, और इसके बीच में सैंडविच में है ना, दो ब्रेड के बीच में भरा हुआ रहता है, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन और लिपिड भरा हुआ है, तो इसलिए कैसा दिखता है? सैंडविच जैसा। और प्रोटीन और लिपिड भरे रहने के कारण ही यह क्या हो जाता है? अर्ध पारगम्य, मतलब चुने हुए पदार्थ को कोशिका में आने देगा, और जो कोशिका के अंदर के बेकार चीजें हैं वो कोशिका से बाहर निकलने देगा। समझ आया? तो कोशिका के अंदर क्या चला गया? ब्लड प्लस ग्लूकोज। तो वो ब्लड में जो कोशिका में जो ग्लूकोज गया, वो कोशिका में दो जगहों पर है ग्लूकोज। कहाँ कहाँ है? पहला कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा वो ग्लूकोज कहाँ पर बैठा हुआ है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ग्लूकोज बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जब ये ऑक्सीजन गए, फिर जब आप ब्रीदिंग करोगे, सांस लोगे, तो सांस लोगे तो ब्लड में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो ब्लड और ऑक्सीजन जो है ये दोनों भी कहां जाएगा? कोशिका के अंदर। तो जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो यह ऑक्सीजन सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, कहां पर? साइटोप्लाज्म में जाएगा। और साइटोप्लाज्म में जब ऑक्सीजन जाएगा तो यहां पर जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ये ग्लूकोज सब जलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा? जलेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको एटीपी मिलेगा। केवल कितना मोल? 2 मोल। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लाइकोलाइसिस होगा ना, तो ये ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में है, ये ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। आपने क्या लिखा है? आंशिक ऑक्सीकरण होगा। आंशिक ऑक्सीकरण में यही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरुवेट में। ग्लूकोज किस में बदलेगा? पाइरुवेट में। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। कितना कार्बन? 6 कार्बन। ग्लूकोज को हम लोग हेक्सोज सुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सोज सुगर। और पाइरुवेट में कितना कार्बन? 3 कार्बन। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? ट्रायोज सुगर। तो ग्लूकोज और पाइरुवेट कोई अलग अलग नहीं है, ग्लूकोज और पाइरुवेट एक ही है। बस ग्लूकोज 2 भागों में टूट जाता है तो उसको पाइरुवेट बोलते हैं। समझ आया? तो पूछेगा क्वेश्चन में कि ग्लूकोज का रूपांतरण पाइरुवेट में कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो वही प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी। अब ये पाइरुवेट जो है और बचा हुआ ग्लूकोज कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो अब ऑक्सीजन लेकर के ब्लड कहां घुसेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या जा रहा है? ब्लड प्लस ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। तब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन घुसेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलेगा? क्रेब साइकिल। और जब क्रेब साइकिल चलेगा यहां पर, तो आपको जो ग्लूकोज यहां पर है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के आपको 36 मोल एटीपी मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेब साइकिल में कितना एटीपी? 36। ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी? 2। और पूछा जाए कि आपके शरीर को कंप्लीट कितना एटीपी मिलता है? 38। कितना होगा? 38। बुझा गया? तुम ही से बोल रहे, तुम शुरू में पूछ रही थी, इनको बोल रहे हैं, इनको। हाँ, आप शुरू में पूछ रहे थे ना कितना एटीपी। आ गया ना? ग्लाइकोलाइसिस में कितना? 2 एटीपी। क्रेब साइकिल में 36, और कुल मिलाकर के 38 एटीपी। अब ज्यादा एटीपी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की साइटोप्लाज्म? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। पूछा जाए कि आप श्वसन किससे करते हो? फेफड़ा से? नाक से? श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो श्वसन किसको कहते हैं? श्वसन माने सांस लेना छोड़ना? नहीं, ध्यान समझिएगा। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, लंग्स। कौन सा ऑर्गन श्वसन गैसों का आदान प्रदान करेगा? वो फेफड़ा है। और पूछ देगा कि कौन श्वसन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आपने लिखा है ना, कोशिकीय श्वसन का केंद्र, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, देखिए लिखे हैं, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और पावर हाउस ऑफ द सेल, क्रेब साइकिल का केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का, ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब साइकिल। और पढ़िएगा, बना लीजिए इसको।